अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे 100 इंडेक्स के हवाले से। हम देख रहे हैं एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है। अब ये फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है, साथ ही हम कह सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल का है, तो मार्केट जो है कैसे बिहेव करती है। आज के दिन एक ऑप्टिमिज्म देखा गया है, पॉजिटिविटी देखी गई है, ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस है, और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो एक हम कह सकते हैं IMF ट्रांच है वो भी डिस्पर्स हो रही है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रिगर बन के सामने आ रहे हैं। और एक और बात यह है कि 11 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है। लेट्स सी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बार क्या मूव करता है। तो इस हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स में भी स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक है। आज के दिन हम बात करेंगे, साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट सादर ज़ापरोव को दो तरफा मुलाकात के लिए जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त वेलकम जो है वो उनको मिला है, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको खुद से वेलकम किया, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि हमारे लिए MOUs, बिजनेस अग्रीमेंट्स और सारी जो एक जॉइंट वेंचर्स हैं, यानी कि हमारे आने वाले दिनों की जो डिटेल्स डिस्कशंस हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस होंगी। और देखा जा रहा है कि ट्रेड के एस्पेक्ट को, खासकर हमारी जो B2B रिलेशन है, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ताउन बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी के तौर पे जो है वो ग्रैब किया जा सकता है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। जब प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए हैं किर्गिस्तान के, तो इनके आने से क्या क्या चीज़ें अब सामने आएंगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कंट्रीज़ के लिए होंगी, आज हम ये डिटेल बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बहुत एम्फेसिस किया है, और 23 दिसंबर को इसकी बिड्स का ऐलान किया गया है। साथ साथ ये देखा जा रहा है कि PIA एक गवर्नमेंट एंटाइटी जो कि अब प्रॉफिट मेकिंग एंटाइटी बन चुकी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अब जब बिड्स होंगी तो कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन होगी, कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स PIA के पास बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। टाइमिंग्स के हवाले से PIA के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डे फ्लाइट्स PIA की जो एक एयरलाइन है इसके पास मौजूद हैं। तो तमाम एयरलाइंस के अंदर ऑलरेडी PIA बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं गोल्डन इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अब इसकी बिड्स कितनी होती हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और हम उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से, और हमारे जो हम कह सकते हैं कि इलाकाई रवाबित हैं उनको बढ़ाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करना होगा। और ख़ासकर इसमें NLC की खिदमात जो है वो सर फहरिस्त हैं। इसकी वजह से, लॉजिस्टिक्स की वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइन हो चुकी हैं। और उज़्बेकिस्तान से ट्रेड के हवाले से हम ऑलरेडी, जब हमारे पास सेंट्रल एशिया के अंदर रीच मिल जाती है तो हमारे पास बहुत सारी जो एक नई हम कह सकते हैं एवेन्यूज़ हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। और हम बात करें मुल्क के बैरून मुल्क कर्ज़ों के हवाले से, ऑफ कोर्स हमारे पास ये कमी देखी जा रही है। 2022 से हम देख रहे हैं इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है कि सिंस 2022 इन कर्ज़ों में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन NLC पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स, तिजारत और इलाकाई रवाबत के फरोग में एक अहम कौमी इदारे की हैसियत रखती है, जो मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने में नुमाया किरदार अदा कर रही है। NLC ने न सिर्फ अंदरून मुल्क रसद व तहसील के निज़ाम को मौसर बनाया, बल्कि पाकिस्तान को वस्ती एशियाई मंडियों से जोड़ने में भी अहम संग मील उबूर किया। उज़्बेकिस्तान की जानिब से NLC की खिदमात का एतराफ़ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान का ये कौमी इदारा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है। ताशकंद में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान NLC को बिजनेस मौके और बैनुल-अक़वामी कामयाबी अवार्ड 2025 के तहत उज़्बेकिस्तान की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंपनी करार दिया जाना पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। NLC ने मई 2023 में उज़्बेकिस्तान के लिए दरामदी और बरामदी तरसील का आगाज किया, और अब तक 1000 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस मुकम्मल कर चुकी है। इदारे ने उज़्बेकिस्तान तक 20,000 मेट्रिक टन अद्वियात, टेक्सटाइल, चाय और दीगर तजारती सामान, जबकि तकरीबन 6,000 मेट्रिक टन फल, सब्जियां और गोश्त कामयाबी से पहुँचाया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती रवाबित मजबूत हुए। NLC की ये कामयाबियां पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत खुशाइन है, क्योंकि न सिर्फ बरामदात के फरोग, ज़र मुबादला के हुसूल और रोजगार के नए मौके पैदा करने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि पाकिस्तान को इलाकाई ट्रांजिट हब बनाने के लिए कौमी विजन को भी तकवीत दे रही है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपसे एनएलसी के हवाले से यानी कि लॉजिस्टिक्स के हवाले से ही पूछना चाहूँगी, कितना ज़्यादा वालेकुम अस्सलाम। इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया तक रीच, और साथ साथ जबकि एनएलसी के अंदर कितनी ज़्यादा हम देख रहे थे अभी रिपोर्ट के अंदर ही कि हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी और इतनी सारी ट्रेड के हवाले से काम किया गया, खासकर पेरिशेबल आइटम्स जो कि ख़राब हो जाते हैं, और जिसमें दवाइयाँ, अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल के हवाले से तो ये भी हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था। गोश्त, सब्जियाँ, फल, फ्रूट, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक हमने देखा कि ये एक्सपोर्ट हुआ है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है इसका किरदार हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी दौड़ है तिजारत में वो आमद व रफ्त की है। सबसे बड़ी दौड़ लॉजिस्टिक की है, चाहे वो समुंदरी हो, बहरी हो, बर्री हो या ज़मीनी हो, रेल से हो, जहाज़ से हो या गाड़ियों से हो, ट्रेलर से हो। एनएलसी पाकिस्तान का कोई नया नहीं, बहुत पुराना इदारा है और पाकिस्तान में इसकी रिकग्निशन बहुत दिनों से है। यानी पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान और ईरान तक जाने के लिए ये पहले से भी बहुत मुस्तनद इदारा समझा जाता है। इनके यहाँ बहुत मोतबर, बहुत ही हाई टेक, बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता ड्राइवर से लेके और लोडर, अनलोडर और तमाम चीज़ों के लोग मौजूद हैं। अब इन्होंने उज़्बेकिस्तान तक, जैसा कि आपने ख़ुद अभी अपने उसमें रिपोर्ट में दिखाया कि उज़्बेकिस्तान में इन्हें इस साल का बेहतरीन एवार्ड दिया गया है, जिसका मकसद ये है, मौजू है बिज़नेस मौक़े और बैनुल अक़वामी मेयार के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये भी आपने ख़ुद रिपोर्ट में भी बताया कि 6000 मेट्रिक टन गोश्त और फ्रूट्स भेजा है और इसके अलावा 20,000 मेट्रिक टन ऑलरेडी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिसमें चाय है, टेक्सटाइल है, दूसरी चीज़ें। तो असल में मसला ये नहीं है कि ये क्या है या क्या नहीं, असल चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि बैनुल अक़वामी लॉजिस्टिक में, बैनुल अक़वामी आमद व रफ़्त में, बैनुल अक़वामी जो हमारे यहाँ शाहराहें बन रही हैं और जो सी पैक के हवाले से हम पूरे सेंट्रल एशिया में दाखिल हो रहे हैं, वहाँ गोया इसका काम बहुत अहम हो जाएगा। और नेशनल लॉजिस्टिक्स से जो हमारी कॉरपोरेशन है, इसकी मदद से हम तिजारत को न सिर्फ फ़रोग़ दे सकते हैं, बल्कि इसके हवाले से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उस हवाले से जो ज़र मुबादला है, उसमें भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो मुनक़्क़द हुई तकरीब, उसमें वहाँ के तमाम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े लोग और हमारे सफारती जो नुमाइंदे शामिल थे, जिसमें ये अवार्ड दिया गया। तो ये दो चीज़ें, एक तो तिजारती तौर पे है ही है, इसमें तो कोई शुबहा नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि ये हमारी गोया सफारती कामयाबी भी है और ये हमारी कारोबारी और सियासी, और ये इस बात की भी निशानदही करता है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल या मौजूदा कई बरसों में जो तब्दीली आई है और जो तेज़ी आई है और जो इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशनशिप में पाकिस्तान का नाम बहुत तेज़ी से पॉजिटिव तौर पे उभरा है। और अब ये मैं कहने में कोई आर नहीं है कि अब पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान के अंदर तो हम डील कर सकते हैं, लेकिन बैरूनी मुल्क में हम हर जगह बहुत बाइज़्ज़त और बरतर मुकाम पे बैठे हुए, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका, हमारे रूस से भी ताल्लुकात हैं, हमारे चीन से भी ताल्लुकात हैं, हमारे यूरोपीय यूनियन से भी ताल्लुकात, हमारे गल्फ़ से भी ताल्लुकात हैं, हमारे फ़ारिस से भी ये ऐसा शायद पहली बार पाकिस्तान में हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं कि अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया है कि इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कॉमन लोगों के लिए कितना मुस्तफ़ीज़ कर सकते हैं। अच्छा फातमी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वाकई हमारी ये जो लोकेशन है या हमारी जो अब स्ट्रेटजी हो चुकी है पॉलिसीज़ के हवाले से या फिर हमारे जो एक रिलेशंस के हवाले से, वो वाकई ऐसे हैं कि अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि हम कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो वेरी राइट। अब हम थोड़ा सा एक और अगर टॉपिक आज डिस्कस करें, किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं पाकिस्तान, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सामने, MOUs कितने हो सकते हैं, अग्रीमेंट्स कितने हो सकते हैं, कितने जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, और ये जो मुलाकात हो रही है ये कितना फ्रूटफुल साबित होगी दोनों कंट्रीज़ के लिए? आपने खुद
ابھی بتایا اور اپنی رپورٹ میں جو آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل انویٹیشن پہ قرغستان کے صدر صاحب تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں، اور شاید ابھی جاری بھی ہوگی فنکشن، مجھے صحیح نہیں پتا، لیکن یہ کہ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ 20 سال کے بعد یہ دورہ ہے، 2005 کے بعد یہ دورہ ہے جو اسپیشل ان کو انوائٹ کیا گیا، اور جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا، تو یہ بات تو طے ہے کہ ان کے آنے میں یہاں اس تقریب میں خود اس بات کی نشاندہی ہے کہ دو دوست ملنے کے لیے تیار ہیں، دو دوست ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، دو دوست آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان قرغستان جو ہے مل کر بہت آگے کام کر سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، علاقائی سالمیت بھی ہے، اس میں سیکورٹی بھی ہے، اس میں علاقے کی سیاست بھی ہے، اس میں علاقے کی جو سیاحت بھی ہے، جو پاکستان بہت بڑا ایریا سیاحت کا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم اس کو بہت زیادہ یوٹیلائز نہیں کر سکے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، پلس ہمارے درمیان ایم او یو بے شمار تجارت کے حوالے سے بھی شروع کر سکتے ہیں ہم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ ظاہر ہے ابھی تو شروع ہی ہوا ہے، اور اس دورے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم اکنامک ٹربولنس سے گزر رہے تھے، جو مستقل اتار چڑھاؤ سے گزر رہے تھے، جو دھکے اور دھچکوں سے گزر رہے تھے، اس سے اب ہموار رنوے پہ ہم آ گئے، ایک ایسے رنوے پہ آ گئے ہیں جہاں ہمیں صرف اب اسموتھ ڈرائیونگ کی ضرورت ہے، ورنہ کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں قطع نظر اس سے کہ ابھی آپ غور کریں کہ پچھلے 2 سال یا 1 سال میں جو پاکستان کی پوزیشن گلوبل ہوئی ہے، وہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ، اس میں کوئی سیاسی گفتگو میں نہیں کر رہا ہوں، کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر دیکھ لیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دیکھ لیں، تو ہماری ویورشپ ان سے زیادہ، یعنی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، اختلافات ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک صحیح سمت پہ کر رہے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، داخلی اور خارجی۔ خارجی یعنی غیر ممالک میں ہم نے اپنے سکے جما دیے ہیں، اور کافی حد تک ہم نے اپنا کام، اس حکومت نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم داخلی محاذ پہ کیسے سیکورٹی کو صحیح کر لیتے ہیں، عوام کو کیسے خوشحالی دے سکتے۔ یہ دورہ بہت آنے والے وقت میں بتائے گا کہ بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند ہوگا۔ بالکل، پاکستان اس سے یقیناً فائدہ اٹھائے گا۔ پی آئی اے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پرائیویٹائزیشن کا عمل اب آف کورس سٹارٹ ہوگا 23 دسمبر کو۔ کیا لگتا ہے اس بار بڈز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایمفسائز کیا ہے اس کو کہ اب آنے والے دنوں میں جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوگی تو آف کورس اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا، پھر گورنمنٹ کے جو ایک برڈنز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جب ایک جو انٹائٹی پرائیویٹائز ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں انٹائٹیز کے لیے ایک وے آؤٹ ہو جائے گا۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے فاطمی صاحب یہ بھی بتائیے، اور اس بار کتنا زیادہ یقین ہے کہ فائنلی پی آئی اے اس بار پرائیویٹائز ہو جائے گی، کیونکہ وی ہیو ٹرائیڈ اے لاٹ آف ٹائم پریویسلی۔ دیکھیے، آج کی اتفاق سے اخباروں کی ہیڈ لائن یہی تھی کہ گویا، یعنی ہیڈ لائن کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کو بیٹھا دیا گیا ہے کہ دسمبر کو میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے، پچھلے 20 برسوں سے ہر حکومت نے کوشش کیا ہے کہ نجکاری کے معاملے کو ریزالو کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے ہم اب تک اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے بے شمار جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، جن کو ہم چاہتے ہیں جو لاسز میں چل رہے ہیں کہ ان کو کنورٹ کریں انٹو پروفٹ، وہ نہیں ہو پا رہا۔ پی آئی اے اس میں بہت، ابھی پچھلے دنوں آپ نے خود اپنے پروگرام میں بتایا ویمنس بینک کے بارے میں کہ وہ ہو گیا، وہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پی آئی اے بھی بہت اہم، اور پی آئی اے میں اس بار انہوں نے یہ کیا ہے کمیٹی نے کہ 51 to 100% کے شیئر وہ دے رہے ہیں، تو گویا ایک قسم سے یہ پرائیویٹائز بھی ہو جائے گی اور پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو 4 لوگوں کو بلایا ہے جو بٹ، وہ لوگ ہیں جن کو آلریڈی انہوں نے اپروو کر لیا ہے، جس میں لکی سیمنٹ بھی ہے، ایئر بلو بھی ہے، فوجی فاؤنڈیشن بھی ہے، اور شاید ایک ادارہ اور ہے، 4 ہیں۔ تو یہ اس میں سے ایک کسی کو ہر حال میں وہ حال میں دے دیں گے۔ حبیب عارف حبیب صاحب، وہ گروپ بھی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ یہ وہ ہاتھی ہے جن کو ہم بہت دنوں سے پال رہے ہیں اور اس سے ہم کوئی بینیفٹ نہیں لے رہے، یعنی صرف شو کے لیے ہے، سواری نہیں ہو رہی۔ تو اگر پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی اور جس طرح حکومت نے اور کمیٹی نے سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے اور جس طرح ان 4 کو اپروو کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس بار اس کا نتیجہ نکل آئے گا اور بڈ سکسیسفل ہو جائے گی۔
क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इतनी आसानी दी गई है 51 to 100% की कि उसमें ये सारे वो बड़े मुस्तहकम और मजबूत लोग हैं जो आसानी चला सकते हैं। और अब हमारे पास पूरी दुनिया में मिसाल है कि जहां एयरलाइन प्राइवेटाइज की जा रही है, निजकारी की जा रही है और जहां बड़ी कामयाबी से रन हो रही। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है। अच्छा, फिर IMF का भी प्रेशर हमारे ऊपर, फिर हमारी इकानमी का भी प्रेशर है, फिर हमारे अवाम के ऊपर। आपको पता है कि हुकूमत पूरी कोशिश करी टैक्स को कम करने की, तो टैक्स कैसे कम करेगी अगर हम अपने अपने लॉसेस के इदारे को उनके खर्चे पूरे करेंगे कि आवाम को देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारे काम कर रही है, अगर प्राइवेटाइज कर दिया, इसमें कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से भी निमट जाएंगे, लाइबिलिटी से भी ख़त्म हो जाएंगे और हम प्रॉफिट की तरफ और PIA का जो एहतराम था, जो इंटरनेशनल ग्लोबल हमारी प्रेस्टीज थी, वो भी वापस मिल जाएगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एंटाइटीज प्राइवेटाइज होने की बात हो रही है, तो इसमें किसी ऐसे ही बंदे को तो नहीं दिया जाएगा ना, इसको तो एक प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा जिसमें इसको संभाले भी जाए और इसका नाम भी वो रहे और फिर पाकिस्तान का नाम जो है वो ऊंचा हो। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसके बाद फिर स्टील मिल भी आ जाती है और हमारे पास बहुत सारी यू नेम इट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट SOEs। तो अच्छा फातमी साहब, ये भी बताइए कि मुल्क के कर्जों के हवाले से, हम लोन्स के हवाले से अगर बात करें तो सिंस 2022 हमारे पास कोई लोन में इजाफा नहीं हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने अपना बड़ा एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया है, किसी ना किसी तरीके से टैक्स के हवाले से जो रिबेट्स थे वो ख़त्म किए हैं, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स आए हैं और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि नए जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारी कमाई है इसको बढ़ाया जा रहा है, ख़र्चे कम किए जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि अब हम कामयाबी की तरफ हैं? सिंस 2022 हमारे कर्जों में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपने दुरुस्त फरमाया। ये अभी गुज़श्ता दिनों गवर्नर जमील अहमद साहब तकरीब को इनाग्रेट कर रहे थे, जो ख़वातीन के आलमी दिन और ख़वातीन के तिजारती हवाले से था। उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ आप लोगों को कि पाकिस्तान 2022 के बाद किसी नए कर्जे में नहीं फंसा है, किसी हवाले से नया मकरूज नहीं हुआ है और जो उनके कर्जे थे वो कम हो रहे हैं और अब हम उस सतह पे पहुंच रहे हैं जहां से बहुत सारे क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। ये बल्कि उन्होंने कहा कि ये और बिलाशुबा खुशखबरी है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि 2015 से 2022 तक औसतन हमारे पास यानी 6.4 डॉलर बढ़ रहा था, जो अब घटते घटते 31 से 26 पे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस रफ्तार को मेंटेन किया तो आहिस्ता आहिस्ता हम, देखिए है क्या, पाकिस्तान ज़रूरत के तहत, हालात के तहत या किसी भी हवाले से कर्ज़ों में जकड़ता चला गया। और जब आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि जब IMF से हमारी डील हो रही थी तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ात भी थे कि IMF से हम ले रहे हैं, फिर और फंसेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब IMF से हमने कर्ज़ नहीं लिया बल्कि कर्ज़ की जगह एक इश्तराक किया कि उनके मशवरे से हमने अपना सारा बजटिंग सिस्टम किया, हमने अपने फाइनेंस को रन किया। और ये एक किस्म की, सही मानों में आप देखें तो बड़ी खूबसूरत पार्टनरशिप हमने IMF से, ये नहीं कहा कि आप पैसे दे दीजिए हमारी मर्जी, नहीं, बल्कि उनकी गाइडलाइन थी और हमारे एक्सपेंसेस थे। तो दोनों ने हम दोनों ने मिलकर किया, तो उसके नतायज अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और वो लोग जो कहते थे कि हम IMF में और फंसते जा रहे हैं, उनके अंदेशे अब गलत साबित हो रहे हैं। लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम IMF में फंस नहीं रहे हैं बल्कि IMF के मशवरे से, IMF से हम निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खूब है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक हमारे पास 50 अरब की फाइनेंसिंग थी ख़वातीन के लिए, लेकिन हमने 230 अरब दिया है उनको। और SMEs फाइनेंस के हवाले से गुज़श्ता बरस तकरीबन 550 अरब से 700 अरब दिया। तो ये बड़ी इम्प्रूवमेंट है। यानी एक तरफ हम फाइनेंसिंग बढ़ा रहे हैं, एक तरफ ख़वातीन को अब ज़्यादा गोया साथ दे रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं अपने पैरों पे, और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी बात है, 22 से 25 3 साल हो गए हैं कि 3 साल में हमारा कर्जा बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कम होता जा रहा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की फाइनेंस के हवाले से और हुकूमत की।
वेल फातमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन है इकोनॉमी के हवाले से, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। फर्स्ट सेगमेंट यहीं पे वाइंड अप करेंगे, कुछ अपडेट्स देखते चलते हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स के हवाले से लेट्स हैव अ लुक, आज की हाइलाइट्स क्या क्या रही, हमारे पास कितने वॉल्यूम लीडर्स हैं और कौन कौन से वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेट्स हैव अ लुक। जो 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं उसमें 1,66,145.34 के लेवल पर हायर साइड पे मार्केट गई 1,66,837.1, लोअर वॉज 1,65,886.25 एंड फाइनली क्लोजर 1,66,283.55 यानी कि 138.21 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया है। हम देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट का स्पैन है वो एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, यानी हायर साइड पे फिर लोअर साइड पे ओपन भी मार्केट उसी साइकोलॉजिकल बैरियर पे हुई, तो इट मींस कि हमारे पास जो स्पैन है वो बहुत छोटा सा था और मार्केट ने आज के दिन बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या क्या चीजें हैं। मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। एलपीएल यानी कि लाल पीर पावर लिमिटेड 1.57 के डिक्लाइन के साथ 24.33 पे क्लोजर, 108.91 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एक अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट सामने आया है और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं। पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 3.62 का इजाफा, 41.61 पे क्लोजर, 37.82 मिलियन शेयर ट्रेडेड। नेक्स्टली पीटीसी यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 2.07 का इजाफा देखा गया, 43.92 पे क्लोजर रहा, 34.47 मिलियन शेयर का कारोबार रहा। जबकि नेक्स्टली यानी कि फोर्थ स्कॉट पे फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 0.8 का इजाफा देखा गया, 20.19 पे क्लोजर रहा, 28.52 मिलियन शेयर ट्रेडेड। नेक्स्टली हमारे पास THCCL यानी कि ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड 1.99 का डिक्लाइन, 83.91 पे क्लोजर, 26.94 मिलियन शेयर ट्रेडेड। अच्छा, आपने देखा कि आज के दिन हमारे पास कुछ एक तो अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स थे और दूसरा ये कि हमारे पास तमाम पेनी स्टॉक्स, मीडियम टियर स्टॉक्स जो है वो ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। ये आजकल थोड़ा सा एक रुझान हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में देखा जा रहा है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पीटीए के हवाले से यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हवाले से। आपको न्यूज़ शेयर करें, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बाहर से ले आते हैं, यानी बैरून मुल्क से ले आते हैं और फिर उसके बाद उनको हम कह सकते हैं टैक्सेस के हवाले से बड़ी इशूज़ होते हैं, वो चाहते नहीं है रजिस्टर कराना। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है उनके लिए कि पीटीए ने यहाँ पर उनके लिए मोबाइल फ़ोन्स पर जो टैक्स नाफिज किया जाता है उसमें कमी करने का मशवरा दिया है और अब यकीनन इसका जैसे ही नोटिफाई होगा ये तो आपको ये भी बताया जाएगा और इससे यकीनन वो लोग जिन्होंने अभी तक हम कह सकते हैं तमाम वो यूज़र्स जो अब तक नॉन पीटीए फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं तो वो रजिस्टर करवा सकेंगे, कम फीस होगी और एक अच्छा लीगली फ़ोन यूज़ कर सकेंगे। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि रुझान देखने में आता है कि नॉन पीटीए फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके लिए आसानी दे दी गई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को फील किया और अब फाइनली इसके ऊपर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आज अब ये बात करेंगे, साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीनी वफ्द पाकिस्तान जो है वो अब तशरीफ़ लाया तो उसके बाद इन्होंने GGPIP का दौरा किया यानी कि जियोलॉजिकल एंड जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का। अब इसके अंदर माइनिंग सेक्टर के हवाले से एक गुड न्यूज़ है। ऑलरेडी हम यहाँ देख रहे हैं कीमती पत्थरों की सनत में ताउन बढ़ाने का इत्तफाक किया गया है, यानी कि वो प्रेशियस स्टोन्स जो कि पाकिस्तान में अब निकलते भी हैं और उनको पॉलिश भी किया जाएगा, उनको एक वैल्यू एडिशन करने के बाद फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, पाकिस्तान के लिए एक अच्छे रिजर्व्स बिल्डअप होंगे और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बड़े इजाफे के साथ नज़र आएंगे। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये वो सेक्टर है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर जो कि बहुत अरसे बाद टैप किया गया है और इसमें बड़े फ़ायदे हैं। तो आज हम बात करेंगे, साथ साथ हम डेनमार्क के हवाले से बात करेंगे। डेनमार्क पाकिस्तान को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ अपनाने में मदद फराम करेगा। जाहिर सी बात है जब क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशूज़ आ रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान के लिए ये एसोसिएशंस ज़रूरी हैं। इतना ज़्यादा जितना हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर्स होंगे उतने ही काम अच्छे होंगे
اور ہم بات کر رہے ہیں کاروباری اعتماد کے حوالے سے یعنی کہ بزنس ٹرسٹ کے حوالے سے، تو یہاں اس میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے، تقریباً 22% تک بڑھ چکا ہے یہ اعتماد. اور یہاں پر OICC یعنی اوورسیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ سروے ہے جو کہ سامنے آیا ہے. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ فرام لاہور اسٹوڈیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد رضوی صاحب. آپ اینالسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جواد صاحب، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. اور آج کے دن ہم جب پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز ہی کر رہے ہیں تو آپ سے یہ PTA کے حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ کتنی زیادہ گڈ نیوز ہوگی، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو نان PTA یوزرز ہیں، ابھی تک جو فون یوز کر رہے ہیں، اور اب ان کے لیے یہ آسانی بھی دے دی گئی ہے اور گورنمنٹ کی کٹی میں بھی اس سے پیسے اکٹھے ہوں گے. جی وعلیکم السلام نتاشا. اس کے اندر جو PTA کا جو ایشو ہے، جو گورنمنٹ کا بیسیکلی موبائل فونوں کے اوپر جو ٹیکس لے رہی ہے، وہ ایشو مینلی FBR سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، اس کی جو بات، یہ جو گورنمنٹ نے ٹیکس لینا شروع کیا تھا، اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے پیچھے. اگر ہم اس کو کٹ ٹو سائز شارٹ کریں تو جب ڈرپس بنایا گیا تھا تو ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں موبائل فون اپنے گرے چینل سے لا کے یہاں پہ بیچ رہی تھی، اور پاکستان میں جو اس کا ریونیو جنریشن بڑا کم ہوتا تھا، ٹیکس ریونیو کم ہوتا تھا. تو اس وقت جب ڈرپس لے کے آئے تو اس کی آبجیکٹیوٹی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جیسے کسی بھی کمپنی کا کوئی فون یوز ہوتا ہے تو پاکستان میں ان کی آؤٹ لیٹ بھی ہے، پاکستان میں ان کی ڈیلرشپ بھی ہے، تو پاکستان سے بکے تو اس سے گورنمنٹ کے جو ریونیوز ہیں اس میں اضافہ ہو. یہ بیسکلی آبجیکٹیوٹی تھی. اس کے اندر ایشو یہ بنا کہ اوور دا ٹائم جو ہائی اینڈ فون ہے اس کے اوپر ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. جب یہ ہائی اینڈ فون کے ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا تو سچویشن یہ بنی کہ ایکچوئل اگر فون کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر ٹیکس بھی تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے بننا شروع ہو گیا. اب یہ اچھا، ایک ہے نیا فون، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. دوسرا ہے پرانا فون، 5-6-7 سال پرانا فون ہے، تو اس کے اوپر بھی ابھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو بھی 60-70 ہزار روپے، 75 ہزار روپے، 80 ہزار روپے ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے پرانے فون کے اوپر. جو آپ 8 سال پرانا فون ہے، 6 سال پرانا فون ہے. تو یہ وہ ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ایک PTA اپروو فون ہے، جو آپ کی سم اس کے اندر PTA جیکٹس اپرووڈ ہیں، وہ استعمال کرتے تھے کالنگ کے لیے. اور جو ہائی اینڈ فون ہے جس کے لیے لوگ بعض اوقات اپنی جو ضروریات ہیں فوٹو کی، ایڈیٹنگ کی، یا کسی اور چیز کی، یا انٹرنیٹ کی، یا اس طرح کی جس کو ایپس ہیں یوز کرنی ہے، ہائی اینڈ ایپس ہیں جن کی سپیڈ زیادہ بہتر ہے، تو وہ نان PTA فونز کے اوپر وہ کرتے تھے وائی فائی کے اوپر استعمال. اور اس کے اوپر واٹس ایپ بھی استعمال کرتے تھے. واٹس ایپ کال تو اس پہ ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے اوپر جو ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کے بیٹے قاسم گیلانی صاحب نے بہت زیادہ ریس کیا. سب سے پہلے وائس ریس کی. اب جو کل قائمہ کمیٹی نوید قمر صاحب نے چیئر کی، اس کے اندر ایشو ہائی لائٹ ہوا، اس کے اندر ڈسکس ہوا کہ ایک فون جس کی قیمت اپنی اب 8 سال بعد یا 6 سال بعد 70 ہزار روپے ہے، اس کے اوپر PTA 75 ہزار روپے ٹیکس لے رہا ہے. ایکچولی PTA ٹیکس نہیں لے رہا ہے، FBR اس کے اوپر ٹیکس لے رہا ہے. PTA نے سسٹم بنا کے دیا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں PTA کا ٹیکس ہے. یہ مسکنسیپشن تھی جس کے اوپر چیئرمین PTA نے کل کلیئرٹی بھی دی کہ یہ ہم تو خود اس چیز کے خلاف ہیں کہ اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹیکس کم ہونا چاہیے. اسی ٹیکس کے اوپر بعد میں انہوں نے غیر رسمی بات بھی کی صحافیوں سے. انہوں نے کہا کہ ہم تو خود چاہتے ہیں ٹیکس کم ہو، اور یہ FBR کی ڈومین ہے. FBR ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. FBR ہی گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کے اوپر ٹیکس کم کرنا چاہیے. اچھا، اب FBR اس کے اوپر کیا کرے گا، ایک بہت بڑا کویشچن ہے. FBR نے جو لاسٹ ہمارا فائنینشیل ایئر تھا، اس کے جو ہمارے موبائل کے اوپر ہے آلموسٹ کوئی 86-87 بلین روپیز کا ٹیکس کلیکٹ کیا تھا. کیا کویشچن یہ ہے کہ FBR اپنا وہ ٹیکس سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنا ٹیکس کم کر کے جو لوگوں سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ اس کے لیے آلٹرنیٹ کیا دیکھے گی کہ لوگوں سے جو ٹیکس شارٹ فال آئے گا یہاں سے موبائل فون کے اوپر جو ٹیکس لگا ہوا ہے اسے کم کر کے کسی دوسری جگہ سے ٹیکس کو کور کرے؟ کیوں گورنمنٹ نے اپنے ٹیکس کے جو نمبر ہیں ان کو تو پورا کرنا ہے. انہوں نے جو اپنے ٹیکس کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو وہ جو ٹیکس اگر ہم موبائل سے کم کریں گے تو اس موبائل کے ٹیکس کو کم کر کے ہم کس طرف شفٹ کریں گے، یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور اس کے اوپر جو دوبارہ قائمہ کمیٹی نے دوبارہ ایک میٹنگ کال کی ہوئی ہے جس کے اندر FBR کو بھی بلایا ہوا ہے. تو FBR اپنے پروپوزلز کے ساتھ آئے گا کہ اس ٹیکس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا اس کا کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. جو یوزرز کی ڈیمانڈ ہے، جو قاسم گیلانی کی ڈیمانڈ ہے، وہ اپنے جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ٹیکس ہو، انجسٹیفائڈ ٹیکس نہ ہو. اس کے اندر ایک یہ بھی ریس کرتے ہیں کہ ہم جو مختلف قسم کے دوسرے ٹیکسز دیتے ہیں تو وہ ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسرے قسم کے
टैक्स एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, वो आप टैक्स वापस ले लेते हैं रिफंड की सूरत में या एडजस्टमेंट की सूरत में। लेकिन ये जो मोबाइल के ऊपर आप एक ह्यूज टैक्स दे रहे होते हैं, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट जा रही है वो। जवाद साहब, यहाँ पर एक बहुत सारे सवाल रेज होते हैं, जिसमें से मैं 1-2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। वो ये कि सबसे पहले हमें तो अब वही टैक्स पेयर्स जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को स्क्वीज करना है, तो यकीनन फिर जब सिम्स यहाँ पे इशू होती हैं तो वहाँ पे कोई टैक्स के हवाले से, फाइलिंग के हवाले से कोई निज़ाम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो लोग जो ऑलरेडी नॉन PTA फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे आप डेलिबरेटली इस चीज़ के लिए बावर करवाएंगे कि वो इसे रजिस्टर करवाएं? क्या फ़ीस इतनी कम हो जाएगी कि उनके फ़ोन की प्राइस और जो रजिस्ट्रेशन की प्राइस है वो मैच ना करें? तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप समझते हैं कि ये वाकई ये चीज़ें होनी चाहिए। और ख़ासकर जो फ़ोन आता है या कोई भी फ़ोन यूज़ करता है, तो सिम्स के हवाले से अगर फाइलिंग का प्रोसेस हो जाए तो ये आप नहीं समझते कि बहुत आसानी हो जाएगी? एक तो बैंक अकाउंट्स और दूसरा ये सिम्स, दीज आर दी मेन फैक्टर्स जो कि बहुत आराम से फाइलिंग के जो एक ट्रैप्स हैं इसको पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें जो हम बात करते हैं कि जो हाई एंड फ़ोन है वो यूजली ऐसा यूज़र यूज़ कर रहा है जिसकी इनकम हाई एंड है, और यूजली फाइलिंग में होता है या नहीं भी होता तो उसके पास सिम है, और सिम के ऊपर भी टैक्स है। अगर आप देखें हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है, अब रीजन में देखें तो उसका आरपू जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो कम है, और उसको ऑलरेडी टैक्सेस काफ़ी देने पड़ते हैं। अगर हम 100 रुपीज़ कंज्यूम करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 32% जो है वो चला जाता है टैक्सेस में इन टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम तो ऑलरेडी टैक्स में है। अब क्वेश्चन ये है कि टैक्स नेट में हमने किस तरह लेके आना है, तो उसका कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। उस मैकेनिज्म को कैसे डेवलप करना है, इसके अंदर देखें, मैं जैसे कह रहा हूँ 2.5 लाख या 3 लाख या 3.5 लाख रुपए का फोन है, वो रेडी वाला तो नहीं लेगा। और FBR ने भी जो टैक्सेस लगाए थे वो हाई एंड फोन के ऊपर टैक्स की स्लैब बहुत हाई है, और लो एंड के ऊपर टैक्स इतना ज्यादा नहीं है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी यही थी कि हमारे यहाँ जो लो एंड यूजर हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ना आए, और जो इसकी सैनिटी थी इस टैक्स को लगाने की, उसकी वजह ऑब्जेक्टिविटी भी यही थी कि हाई एंड यूजर जो है वो टैक्स दे सकता है। लेकिन इस वक्त देखें कि जो हमारा हाई एंड यूजर का भी टैक्स है वो इतना ज्यादा हो गया है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि मोबाइल की कीमत 2.5 लाख रुपए है और टैक्स 2.25 लाख रुपए पे कर रहा है। मोबाइल की कीमत यूज, उसने पुराना मोबाइल ले लिया, बाहर से आ गया, या उसके बहन भाइयों ने किसी ने गिफ्ट कर दिया, अब उसको तो गिफ्ट मिला और यूज है, 8 साल पुराना फोन यूज हुआ है, उसके ऊपर उसको 75,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि वो मार्केट में जाए यूज फोन लेने तो फोन उसको हो सकता है 50,000 रुपए का मिल जाए, 60,000 रुपए का मिल जाए। ये वो डिस्क्रिपेंसी है इस सिस्टम के अंदर जिसको PTA ने और FBR ने मिलकर हल करना है, निकालना है कि अगर हम कितने साल पुराना फोन जो है उसको हम एग्जेम्प्ट कर दें कि उसके ऊपर हम टैक्स मिनिमम कर दें, या हमने नए फोन के ऊपर कितना टैक्स रखना है। हमने जैसे हम गाड़ियों के ऊपर बात करते हैं, गाड़ी जो एक सर्टेन एज के बाद उसका टैक्स रेट कम होना शुरू हो जाता है, इसी तरह हम मोबाइल के अंदर भी कोई इस तरह का रूल्स लेके आ सकते हैं कि अगर कोई फोन 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, तो उसकी प्राइस जो पहले थी उसको रिड्यूस करके उसकी कोई रेशियो बना के उस टैक्स को इस तरीके से कर दें कि वो एक एडजस्टेबल और बेरेबल हो जाए। क्योंकि टैक्स की ऑब्जेक्टिविटी बेरेबिलिटी होती है, टैक्स की ऑब्जेक्टिविटी ये नहीं होती कि बस जिसके ऊपर बर्डन है उसको बर्डन किया जाए, उसको स्क्वीज किया जाए। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी टैक्स पेयर हैं वो बेशक इंडस्ट्री के हैं, वो बेशक सैलरीड क्लास के हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसीज हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो हमें ही स्क्वीज कर रही हैं, हमें ही मिल्क कर रही हैं, नए लोगों को टैक्स सिस्टम में, टैक्स सेटअप में नहीं लेके आ रही। उसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। आप देखें कि आप डिजिटाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, आसान बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, उसके ऊपर अपना खुद ही फिंगरप्रिंट करें और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। रास्त की पेमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया। गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है डॉक्यूमेंटेशन करे, जब एक दफा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स में लेके आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट कोई ट्रांचेस बनाएगी, कोई बेंचमार्क करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले टैक्स नेट में नहीं था, या मैं इससे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बैंकिंग नेटवर्क में नहीं था, मैंने अपना रास्त अकाउंट बना लिया या मैंने अपना मोबाइल आसान अकाउंट बना लिया, ये बैंक अकाउंट बना के जब गवर्नमेंट देखेगी कि भाई इस बंदे की जो एनुअल वो आ रही है, टर्नओवर आ रहा है, या इसकी जो मुसलसल ट्रांजैक्शन आ रही है 1 मिलियन 2 मिलियन को टच कर रहे हैं, लेकिन फाइलर नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगी कि वो मुझे नेट कर सकें, मुझे लेके आ सकें, मुझे मोटिवेट कर सकेंगे, भाई तुमने 1 साल के अंदर 1 मिलियन की ट्रांजैक्शंस की, तो अब तुम एलिजिबल हो
टैक्स नेट में आने की। ये सिर्फ सैलरी क्लास नहीं है कि इसकी 1 मिलियन की अगर सैलरी बनती है साल की तो वही टैक्स दे, क्योंकि तुमने 1 मिलियन की ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स ब्रैकेट। तो जवाद ये वो साहब स्टेप्स हैं जो बिल्कुल अभी सही मेरे ख्याल फरमाया में आपने immediately जवाद नहीं साहब। होंगे, यहाँ पर लेकिन मैं आने आपसे वाले एक और साल सवाल करना चाहूंगी, वो ये कि कारोबारी एतमाद, कारोबारी ट्रस्ट में जो है वो इजाफा देखा गया है, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो रहा है, तकरीबन 22% तक बढ़ चुका है, और ये OICCI का सर्वे है, इसके हवाले से बताइए कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के जो एक हम कह सकते हैं इसका इंडेक्स में आना, और खासकर इसका जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना। जी देखिए, बिल्कुल जो OICC का सर्वे होता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक टाइप ऑफ बैरोमीटर है, गेज करने के लिए कि इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या है, क्या वो इकोनॉमी अपनी प्रोग्रेस कर रही है, पनप रही है, कि या वो नुकसान उठा रही है, नीचे जा रही है। तो जो सर्वे आया है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे और इंकरेजिंग हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखें, हमारा OICC जो है, जो फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंड का एक पूरा चैम्बर है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उसकी कोई 80% दे कंट्रीब्यूट टू GDP। तो उनका जो सर्वे आया है, उस सर्वे के तमाम नंबर्स जो हैं हमारे बहुत इंकरेजिंग है, लेकिन उस सर्वे के अंदर सिर्फ एक जो कंसर्न मुझे नजर आता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ 1% ग्रोथ नजर आई है, जबकि रिटेल्स की हमारी या हमारी सर्विसेज की बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो हमारे बड़े अरसे बाद एक ग्रोथ नजर आई है। इवन जो हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स प्लान है, एक्सपेंशन प्लान हैं, वो भी उसके अंदर बड़े अच्छे परसेंटेज के साथ दिखा रहे हैं कि वो आगे ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और जिसे कहते हैं जो उसके अंदर कैपेसिटी या ग्रो करने की या उसके अंदर कैपेसिटी या एक्सपेंड करने की, वो दिखा रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनको अलाइन कर रही है, और वो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो रहा है टूवर्ड्स द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड पाकिस्तान कंट्री। सिर्फ उसमें एक ही हमारा कंसर्न अगर हम देखते हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर की सिर्फ 1% ग्रोथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब हमारा प्रोडक्शन सेक्टर भी ग्रेजुअली अपने उस वापस पैटर्न पे आ रहा है, जिस पैटर्न पे हमने जब हम डिफॉल्ट पे चले गए थे, बिल्कुल सही हमारी फरमाया सिचुएशन बुरी आपने हो गई थी, जवाद हमारे रिजवी पास। साहब। आप जो कि खास कर देख रहे हैं कि बिजनेस इंडेक्स इजाफा हो चुका है और बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो पाकिस्तान इस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक कंड्यूसिव हो, जिसके इम्पैक्ट्स ऑलरेडी बिजनेसेस पे आएंगे, जिसके इम्पैक्ट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स पे आएंगे और रेमिटेंसेस पे आएंगे। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। खासकर हमने देखा कि कितने ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, कितने डिग्नेटरीज पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान उनको वेलकम भी कर रहा है, और खासकर जो हमारी FDI है उसके अंदर भी डेली बेसिस पे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास कमोडिटीज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,42,594 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,79,857 रुपीज। ये लोकल मार्केट प्राइसेस हैं, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स $4,200.43। आप देख सकते हैं इंटरनेशनली जो गोल्ड प्राइसेस हैं उनमें भी एक इजाफा देखा जा रहा है। ऑयल WTI पर बैरल $59.38, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.05। ये थे कमोडिटी अपडेट्स। करेंसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.8 रुपीज, सेलिंग वाज 327.38। यूके पाउंड बाइंग रही 373.74, सेलिंग वाज 374.41। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.35, सेलिंग वाज 280.85। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.68 रुपीज, सेलिंग वाज 39.75। ये थे करेंसी अपडेट्स। GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.71 रुपीज, सेलिंग वाज 74.84। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.35, सेलिंग वाज 76.48 रुपीज। कतरी रियाल बाइंग रही 76.94, सेलिंग वाज 77.08। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.82, सेलिंग वाज 915.45। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।